हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो कम्युनिकेशन है उसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये जो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है आपका, वो जो बीकॉम सेम 1 का न्यू सिलेबस है उसमें स्किल्स, लाइफ स्किल्स एंड कम्युनिकेशन तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन के जितने भी फॉर्म्स है, यानी कि जितने भी टाइप्स है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट के जरिए आपको बताया कि कौन कौन से टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है कम्युनिकेशन टाइप्स एंड चैनल्स। उसमें सबसे फर्स्ट दो है टाइप्स। ठीक है, कम्युनिकेशन के सबसे फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में टू टाइप्स है, ઓરલ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ રિટન કોમ્યુનિકેશન। ठीक है, એટલે કે જે वर्बल જે છે કોમ્યુનિકેશન તેના પણ બે પ્રકાર છે, ઓરલ અને रिटन। अभी यहाँ पे ओरल का मतलब होता है जो हम लोग बोल के कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिटन का, यहाँ पे रिटन का कम्युनिकेशन यानी कि हम लोग रिटन लिख के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यहाँ पे है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें टू टाइप से, सबसे फर्स्ट है साइन लैंग्वेज, यानी कि हम लोग साइन के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, इसमें भी टू टाइप से, सबसे फर्स्ट है विजुअल साइन एंड सेकेंड है ऑडियो साइन। ठीक है, विजुअल साइन यानी कि जो साइन हम लोग देख सकते हैं, और ऑडियो साइन जो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सेकेंड है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बॉडी के जरिए हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल, तो आपको इस तरह से चार्ट बनाना है और उसके बाद इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं उसकी जो भी प्रोसेस है वो हमको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, आपको भी एग्जाम में इस तरह से चार्ट बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है सेंडर, यानी कि जो भी मैसेज सेंड करता है वो होता है सेंडर। और यहाँ पे आएगा रिसीवर, यहाँ पे बीच में यहाँ पे तीन आएगा पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सेंडर आएगा, वो जो भी मैसेज सोचता है, ठीक है, भेजने के लिए, तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग, यानी कि इनकोड होना। ठीक है, उसके बाद उसका मैसेज बनता है, मैसेज तैयार होने के बाद उसका डिकोडिंग होता है। ठीक है, यानी कि रिसीवर जो है वो इसको समझता है, डिकोड करता है, तो डिकोडिंग होता है। और लास्ट में यहाँ पे है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर यानी कि जो मैसेज जो है वो रिसीव करता है, यानी कि रिसीवर। और रिसीवर लास्ट में क्या करता है, तो सेंडर को फीडबैक भेजता है। ठीक है, यानी कि किस तरह से मैसेज आया, ये मैसेज है, और जो भी मैसेज पहुंच गया उसके ऊपर फीडबैक भेजता है। ठीक है, कौन, तो रिसीवर सेंडर को भेजता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है नॉइज। नॉइज यानी कि अवरोध पैदा होना। ठीक है, जो भी हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, सेंडर जो रिसीवर को मैसेज सेंड करता है, उस मैसेज में कुछ भी नॉइज आ सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि राइट इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की यहाँ पे डिटेल में प्रोसेस आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपको इस तरह से चार्ट बनाना है, तो इसके बाद एक एक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके जब भी आप लोग चार्ट बनाएंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 3 है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टिप्स ऑफ अटेंडिंग इंटरव्यू। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो उसमें जो भी टिप्स याद रखनी है आपको वो। ठीक है, तो कौन कौन सी टिप्स आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो सबसे फर्स्ट है रिसर्च द कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसका रिसर्च करके जाना है कि ये कंपनी किसके रिलेटेड है, क्या काम करती है, वो सब वगैरह। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे प्रैक्टिस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि इंटरव्यू देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है अपने फैमिली के साथ या तो फिर फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो लर्न हाउ टू आंसर बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि आपको ये लर्न करना है कि
आपको जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग किस तरह से आंसर दे उसका, ठीक है। यानी कि आपकी बोलने की स्टाइल किस तरह से है, टोन किस तरह से आपका बोलने का, ठीक है, वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो स्टडी द जॉब डिस्क्रिप्शन वेल, ठीक है। यानी कि स्टडी का जो भी यहाँ पे आपको जॉब करना होता है उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के आपको दे जाना है, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो लर्न टू यूज द STAR मेथड, ठीक है, यानी कि ये मेथड को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं गेट योर पोर्टफोलियो रेडी, ठीक है। जब भी आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाए तो उससे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो प्लान योर आउटफिट अ डे बिफोर, यानी कि जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाए आप लोग उससे एक दिन पहले आपको प्लान करके रखना है कि आपको किस तरह से किस स्टाइल से जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। आपका बॉडी स्टाइल किस तरह, यानी कि आउटफिट क्या रहेगा आपका, ठीक है, वो भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये भी यहाँ पे इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो गो विथ कॉपीज ऑफ योर रेज्यूमे, ठीक है, यानी कि जो भी आपका रेज्यूमे है उसकी कॉपी भी आपको साथ में रखनी है, ठीक है, साथ में लेके जानी है। उसके बाद आगे है प्लान क्वेश्चंस टू आस्क योर इंटरव्यूअर, ठीक है, यानी कि आपको इस तरह से अंदाजा लगाना है कि इंटरव्यूअर आपके पास से किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। उसके ऊपर से आपको प्लानिंग करके जानी है क्वेश्चंस का, आप लोग आंसर किस तरह से देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर टू ऑल फॉलो अप, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि इस तरह से आपको फॉलो होना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि टिप्स फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, ठीक है। अभी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और ये जो है आप हेड पॉइंट लिख के उसके बाद अंदर आप डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि हेतु क्या है हमारे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे बंदे को देने के लिए हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, यानी कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइज है उसका गोल क्या है, वो गोल अचीव करने के लिए ही हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे है डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, यानी कि हमारे अंडर में जो भी काम करते हैं, ठीक है, और हमारे ऊपरी जो भी अधिकारी है उसको भी हम लोग कम्युनिकेशन उसके साथ करते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग किसी को समझा सकते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग कहना चाहते हैं वो समझा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना हो तो भी कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो इंक्रीज द एफिशिएंसी, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो जब भी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन होता है तो जो इफिशियंसी यानी कि जो भी क्षमता होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो क्षमता बढ़ाने में भी ये कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे जॉब का सेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ। उसके बाद 7 नंबर का है अटैचिंग कस्टमर्स, ठीक है, यानी कि कस्टमर के साथ अटैच होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो भी गोल होता है वो अचीव करने के लिए कस्टमर के साथ जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर का है एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग एजुकेट यानी कि एम्प्लॉय जो होते हैं उसको एजुकेट भी कर सकते हैं और ट्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है डेवलपिंग अ बेटर इमेज, ठीक है, यानी कि हमारी मार्केट में इमेज बेटर करने के लिए कम्युनिकेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, किस तरह से हम लोग लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस के कौन कौन से अवरोध आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है मैसेज दैट आर अनक्लियर एंड अनकम्प्लीट, यानी कि क्लियरली नहीं बोला है कि
कितने गुड्स या कुछ भी चाहिए, ठीक है। और इनकम्प्लीट है, कंप्लीटली नहीं बोला है, कितने चाहिए और कौन से टाइम पे कौन से डे पे चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर्स हुआ कम्युनिकेशन का, ठीक है, कि जब भी मैसेज हम लोग सेंड करते वो अनक्लियर और इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ तो ये बैरियर्स हो जाएगा कम्युनिकेशन का, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड नंबर का है मैसेज दैट आर रिसीव्ड बट इग्नोर, ठीक है, यानी कि मैसेज जब भी हम लोगों को रिसीव हुआ है फिर भी हम लोगों ने इग्नोर किया है उसे, तो ये भी एक बैरियर्स हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले जो भी वीडियो को देख रहा है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजना, और चैनल की लिंक भी अपने फ्रेंड्स को भेजना, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मैसेज थर्ड नंबर का है मैसेज दैट आर मिसअंडरस्टूड, ठीक है, यानी कि हम लोग सामने वाले बंदे को जो मैसेज समझाना चाहते हैं उसकी जगह पे उसने कुछ और समझा हो, ठीक है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, तो ये भी एक बैरियर्स हुआ कम्युनिकेशन का, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो फोर्थ नंबर का है मैसेज डिलीवरी दैट लैक द ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि जब भी मैसेज डिलीवर करते हैं तो ह्यूमन एलिमेंट जो होता है वो भी एक बैरियर्स हो जाता है कम्युनिकेशन में। जब भी हम लोग मैसेज में डिलीवर करने के समय टाइम जो भी डिलीवर जब भी हम लोग करते हैं तभी ध्यान नहीं रखते, तो ये भी एक बैरियर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का है मैसेज सेंट ओवर द एंड इन अप्रोप्रिएट मीडियम, ठीक है, यानी कि मैसेज भेजने का मीडियम सही से हम लोगों ने जब भी चूज नहीं किया हो सकता। जब भी मीडियम जो होता है वो क्लियरली चूज ठीक से होना चाहिए, ठीक है, कि आप सामने वाले बंदे को कौन सा मैसेज भेज रहे हो उसके ऊपर से आपको मीडियम सिलेक्ट करना होता है। जब भी ये इन इनकरेक्ट होता है, यानी कि मीडियम आप लोगों ने सही से नहीं चुना होता है, तो ये भी एक बैरियर्स हो गया कम्युनिकेशन का। उसके बाद सिक्स नंबर का यहाँ पे मैसेज विथ नो प्रोविजन फॉर फीडबैक, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब भी आप लोग मैसेज भेजते हो तो उसका फीडबैक देने के लिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, यानी कि प्रोविजन नहीं होता, कोई भी जोगवाई यहाँ पे नहीं आप लोगों ने की होती कि किस तरह से जो रिसीवर है वो फीडबैक भेजे, ठीक है। मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि सेंडर जो होता है वो रिसीवर को मैसेज भेजता है, रिसीवर लास्ट में फीडबैक देता है सेंडर को, ठीक है, कि किस तरह से मैसेज मुझे मिला और वो मैसेज में क्या बोला है, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कम्युनिकेशन हमारा फेल हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर्स हुआ कम्युनिकेशन का, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे सिक्स नंबर का है राइट यूजेस एंड एडवांटेजेस, यानी कि यूजेस एंड एडवांटेजेस जो है उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है, ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद सेवंथ नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है राइट लिमिटेशंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जितनी भी लिमिटेशन है मर्यादाएं है वो आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एट्थ नंबर का है राइट अ डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि ओरल यानी कि जो हम लोग बोलते हैं वो कम्युनिकेशन, और रिटन यानी कि जो हम लोग लिख के कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, ठीक है, अगर पूछा जाए तो अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।